हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो लेसन 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का हम पूरा रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन। मैंने आपको बताया था साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी में मैं आपको वन शॉट रिवीजन करवाऊंगी फुल चैप्टर का। एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाएगा। और लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलेंगे इस चैप्टर के, जितने भी एमसीक्यू बनेंगे कवर करेंगे सारे। और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट में वो भी आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो फुल चैप्टर पूरा कवर करेंगे। ठीक है, बराबर देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, उसके बाद समीकरण क्या होता है, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन करेंगे सारे। और केमिस्ट्री में आपको पता है 20 मार्क्स केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। 4 चैप्टर हैं, 4 वीडियो आपको मिलेंगे। ये 1 है, इसी तरह से सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ पूरा कवर करवा दूंगी। और प्लेस बनी हुई है, वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या क्या आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। बाकी मैं आपको करवा ही रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। केमिकल रिएक्शन, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक हो या उससे अधिक हो, आपस में क्रिया करके अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो ये घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। सिंपल, जब कोई एक पदार्थ हो या एक से अधिक हो तो वो आपस में क्रिया करके अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब इसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपकारक कहलाते हैं और बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, यानी प्रोडक्ट। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपकारक कहलाते हैं। अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न या बनने वाले पदार्थ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि सपोज ये एग्जाम्पल है, MgO2 इससे बन गया MgO, और ये 2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2। किस तरह से बैलेंस करते हुए आपको मैं बताऊंगी, इसमें है वो टॉपिक, और वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो जो ये भाग ले रहे हैं ना पदार्थ, ये कहलाते हैं अभिकारक, और जो ये बन गया है ये बोलते हैं इसको उत्पाद या प्रोडक्ट। ओके, तो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अपकारक, और बनने वाले उत्पाद। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है वो कि अपकारक इसमें कौन सा, उत्पाद कौन सा। तो जो भाग लेंगे वो अपकारक है, जो बनेंगे वो उत्पाद है। ठीक है, ये हो गया। आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए अपकारक उत्पाद क्या होते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक, देखो आ गया यहाँ पे अपकारक, तथा अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद आ गया ना। अब आपको समझ में आ रही है, देखो ये रहा अपकारक, ये रहा उत्पाद, को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को, ये एरो लगा दिया हमने। ठीक है, प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारकों तथा अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद, देखो यहाँ पे आ गया अपकारक उत्पाद। अब आप समझ रहे होंगे ये अपकारक और ये उत्पाद है। ठीक है, तो इनको प्रतीकों, जैसे एरो लगा दिया यहाँ पे, सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमेशा कोई भी आप लिखेंगे अपकारक तो उसमें इस तरह से एरो आप लगाएंगे, उसके बाद जो बनेगा वो यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस। ठीक है, क्या कहना, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष, अर्थात तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर, दोनों ओर, इस साइड भी और इस साइड भी, प्रत्येक तत्व, मतलब जितने भी तत्व बन रहे हैं सभी की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। जैसे कि इधर O2 है तो हमारे इधर भी O2 होने चाहिए ना। इस तरह से बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते, ये बैलेंस हो जाता है। Mg अगर इधर 2 है तो ये भी इधर देखो 2, तो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित, यानी बैलेंस है। तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत सिंपल है, बाईं और दाईं और जितने भी पक्ष, मतलब दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इजीली आप कर लेंगे। जैसे कि ये CO2, तो यहाँ पे C 1 है तो यहाँ पे भी देखो 1 है, O यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये बैलेंस है। ठीक है, अभी बैलेंस करना आपको सिखाऊंगी, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। अब है ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार से डेफिनेटली 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से करने हैं, बहुत ईजी है। और इसके जितना मैं करा दूँ आपको इतना ही करना है इस चैप्टर में, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो योगात्मक क्या होता है, इसका देखो आपको अलग अलग नाम भी होते हैं। इसको संकलन भी कहते हैं। यहाँ पे पेपर में संकलन आ जाए ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। योगात्मक, संकलन और संयोजन, तीनों नाम इसी के हैं, ध्यान रखना। आप नोट्स बना लो प्रॉपर, और PDF आपको चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, योगात्मक,
संकलन और संयोजन, तीनों नाम इसी के। योगात्मक मतलब क्या होता है? योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी बनेगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया वो कहलाती है, ठीक है, या फिर उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखो फिर से वही मैंने एक एग्जांपल क्यों लिया, जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप एक इजीली डाल सकते हैं। अब इसे कैसे योगात्मक कह सकते हैं? देखो दो पदार्थ हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, तो हम इसे बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। पेपर में क्या करेगा? आपको रिएक्शन दे देगा, आप पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऐसे तो वो एमसीक्यू में पूछेगा, और शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली पूछेगा योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना है, या फिर एग्जाम्पल देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा, ये दो मिलकर एक बनना है, तो आप इस तरह से टिक कर देंगे। ओके, अभी मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो समान दोनों दिशाओं में होती हैं, मतलब इधर से इधर, ये N2 ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बन गया, और इससे हम दोबारा से ये प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये एरो है ऐसे, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में होती हैं। और एक एरो का मतलब होता है जो एक दिशा में, मतलब इससे हम दोबारा से अपकारक नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें देखो ये दोनों साइड ये एरो है, इससे ये बना और अमोनिया से फिर से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। इसका जस्ट अपोजिट लिख दो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? ये केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, इसलिए केवल इस तरह से एरो लिखते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि NaH2 है तो ये एक ही इस तरह से ये बन गया, इससे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, योगात्मक वाला मैंने बताया तो वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपको ये टफ लग रहा हो। और ये 2 कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बैलेंस करना भी बताऊंगी, इस तरह से ये 2 बैलेंस करने के लिए लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है? अलग कर देता है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से आपको समझ में जाएगा। देखो ये आयरन है Fe, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, इससे Fe ने SO4 से क्रिया कर ली तो ये बन गया फेरस सल्फेट। ओके, अब कौन अधिक हुआ इसमें क्रियाशील? आयरन, तो इसने क्या इससे क्रिया कर ली, और जो कम क्रियाशील उसको अलग कर दे, तो कॉपर यहाँ पे कम क्रिया मतलब कम एक्टिव है आयरन से, तो ये कॉपर बाहर निकल गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल से आपको पहचानने को भी देगा एग्जाम्पल, ठीक है, सबको आना चाहिए। योगात्मक मैंने बता दिया, दो मिलकर एक बनाएंगे, इसमें एक पदार्थ अलग हो जाता है, ठीक है, अधिक वाला क्रिया कर लेगा, और जो कम अब क्रियाशील होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपस में दोनों क्रियाएं करते हैं। कैसे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपकारकों के बीच, अपकारक आपको समझ में आ गया हो क्या होता है, जो भाग लेते हैं पदार्थ, अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का, ठीक है। तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक नेम और होता है, पेपर में यही लास्ट ईयर आता, अपक्षेपण। अपक्षेपण भी इसे बोलते हैं, पेपर में इस नाम से आया तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दोनों नाम को आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो क्या होता है ये अपक्षेपण। तो Na2SO4 है, ये BaCl2 है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखो Na ने किससे क्रिया कर ली? Cl, आयनों का आदान प्रदान होता है, और Ba ने किससे कर ली? SO4 से, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे निकलेगा NaCl। अब देखो ऊपर एरो का मतलब होता है कि वो गैस है, कभी भी आपको ऊपर एरो लगा मिले तो आप जान लो कि वो गैस है। जैसे कि हाइड्रोजन इसके ऊपर बना देगा, नाइट्रोजन होगा तो इसके ऊपर इस तरीके से, तो ऊपर एरो का मतलब कि वो गैस है, ऊपर जा रही है। और जब ये नीचे एरो होता है ये होता है अवक्षेप, ठीक है, जो हमें छनकर मिलता है, जैसे कि फिल्टर पेपर से छानते हैं ना, तो जो छनने के बाद निकलता है, जैसे कि शॉर्ट में आपको बताऊं, जैसे आप चाय छानते हो, जो चाय की पत्ती निकल के आती है वो क्या हो गया? अवक्षेप। वैसे ही है, छनने के बाद जो फिल्टर में रह जाता है वो अवक्षेप होता है, तो उसे बोलते हैं अपक्षेपण विधि, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट का अपक्षेप प्राप्त होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपक्षेपण विधि भी, ठीक है। तो ये NaCl यहाँ पे है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और ये वाइट कलर का बनेगा, कैसा? सफ़ेद अपक्षेप बनेगा। तो क्लियर हो गया। विस्थापन में एक ही
क्रिया कर रहा था अधिक वाला, कम वाला बाहर जा रहा था। इसमें क्या कर रहे, दोनों आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। NaCl से क्रिया कर ली और BnSO4 से कर ली, मतलब बेरियम ने सल्फेट से तो बन गया बेरियम सल्फेट। ओके, ये हो गया। ये रीजन भी मैंने लिख दिया क्योंकि इन अपक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए ये अवक्षेपण अपक्रिया भी कहलाती है। तो ध्यान रखना पेपर में जिस नाम से आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संयोजन वाला मैंने आपको बता दिया, संयोजन, संकलन, योगात्मक। अब देख लेते हैं वियोजन अपक्रिया, इसके प्रकार या ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हाफ ईयरली में भी आया ये। तो वह अपक्रिया जिसमें एक अविकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अविकारक होगा केवल कितना, एक, और वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक, उसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन। ठीक है, इसके बाद हम अभी इसके टाइप पढ़ेंगे कैसे। देखो ऊष्मीय वियोजन है ना, यहाँ पे ये प्रकार है इसका। इसमें अपक्रियाएं अविकारक के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में, ऊष्मीय वियोजन है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती है। कैसे, ऊष्मा के रूप में। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है, अविकारक मैंने अभी आपको कितने बताए थे, एक होता है ना, तो ये देखो एक ही है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। जो ऐसे यहाँ पे लिखा है इसका मतलब सॉलिड होता है। जी जहाँ पे बना है वो गैस है, मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से ये गैस है, और लिक्विड L होता है। ओके, तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अपघटन हो रहा है, तो मैंने अभी क्या बताया था, दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। तो एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, एक CO2 बन गया, और ये आप देखेंगे तो बैलेंस होगा। C यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक है, C इधर एक है तो एक, वो यहाँ पे तीन है तो एक तो ये रहा, दो ये रहे, इस तरह से बैलेंस भी है। तो समझ गए, ऊष्मा के रूप में होगा तो ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। एक अपकारक टूट रहा है दो या दो से अधिक भाग में, तो ये वियोजन अपक्रिया का प्रकार हो गया। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप है वैद्युत अपघटन। वही चीज़ है, इसमें भी अपकारकों के अपघटन हेतु किसका प्रयोग करती हैं, ये वैद्युत ऊर्जा का करती हैं। देखो एक अपकारक यहाँ पे पानी है, ये H2 और O2 में टूट गया, ये भी गैस है। ओके, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। तो पानी किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, दोनों ही गैसेज हैं। तो ये हो गया वैद्युत अपघटन। तो पेपर में ध्यान रखना, एक पदार्थ कोई मिले वो दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा हो तो आप कौन सी अपक्रिया पे टिक लाएंगे, वियोजन। और अगर टाइप से पूछे ऊष्मीय वैद्युत तो वो भी आप कर सकते हैं। ये अभी हापेल एग्जाम आई थी, प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपघटन, इसी का टाइप है। इसमें वही आपको वर्ड कैच करना, ऊष्मा है, ऊष्मीय था तो ऊष्मा के रूप में, वैद्युत था तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में। अब यहाँ पे प्रकाश अपघटन है तो प्रकाश अपघटन के रूप में होगा। यहाँ पे देखो इसमें अपक्रिया अपघटन हेतु किसका, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे आप सनलाइट लिखना, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, सनलाइट। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये Ag में टूट गया, ये सॉलिड है, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड ठोस है, ये क्लोरीन गैस निकल गई। ठीक है, ये बैलेंस है 2 2, ये तो 2 है ही। तो ये हो गया प्रकाश अपघटन। यहाँ पे एरो के ऊपर आपको सनलाइट लिखना है, यानी सूर्य का प्रकाश हिंदी में। ये सारे प्रकार ही पढ़ रहे हैं हम, डेफिनेट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अपचयन रिडक्शन किसे कहते हैं, वो अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ रही हो मतलब कमी होगी या हाइड्रोजन का योग होगा तो अपचयन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखो CO है, ये H2 है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे देखो O था, यहाँ पे O नहीं है, तो ये CO से O हट गया और O ने क्रिया किससे कर ली, H2O से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई और यहाँ पे या तो हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन हो गया। ओके, ऐसे आप समझ लेंगे। इसके बाद है रेडॉक्स अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 11th क्लास में मिलेगा ये। वह रासायनिक अपक्रिया इसमें एक अवकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अवकारक का अपचयन हो। एक में क्या होगा, अवकारक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। कुल मिलाकर इसमें अपचयन उपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ हों तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लेना। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये CO है, ये H2 है, ये कॉपर, ये H2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन की कमी, तो ये हो गया अपचयन, ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ से। ठीक है, दोनों क्रिया एक साथ हो रही थी, बन गया रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसे आप लिख देंगे। ऊष्माक्षेपी, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वे रासायनिक क्रिया इसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी इसमें, तो वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, रिएक्शन से आप समझ जाना। यहाँ पे आपको लिखना है ऊष्मा, ऊष्मा हीट लिखना है। ये मीथेन गैस है CH4, ये गैस है, ये ऑक्सीजन, ये भी गैस है, तो इससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। ठीक है, और ये बना जल, और यहाँ पे ऊष्मा निकलेगी तो ये बन गया ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये सिंपल है, इजीली पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखो ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक।
उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाएगा। वे रासायनिक क्रिया जिसमें कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, ये देखो HGO है, HGO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये ऊष्मा इधर आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना। ऊष्मा इधर मिले तो जान लो ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा उधर निकले तो ऊष्मा छिपी है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहचानना चाहिए। ये आई नहीं, यहाँ पे लिक्विड है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है ना पारा। पूछा था कौन सी द्रव धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो मरकरी ही होता है पारा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन है, ठीक है, ये पूछा था पेपर में। तो ये लिक्विड है, एल है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन गैस है। तो ऊष्मा इधर, यहाँ पे ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ये होगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ओके, इसके बाद आपको लिखना संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है या गलने लगती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसकी उपस्थितियाँ हैं, जल की उपस्थिति हो या फिर वायु की उपस्थिति, ये वाला नहीं पूछा था, पर रोकने के उपाय आते हैं। तो ये इसके उपाय लिख देना। लोहे तथा धातु की वस्तु पर पेंट करने से संक्षारण से बचा जा सकता है। लंबे समय तक संक्षारण से बचाव करने के लिए टिन की परत यानी टिनीकरण चढ़ाकर, या गैल्वेनीकरण बोल सकते हैं इसे, ये किया जा सकता है, ठीक है। इससे लंबे समय तक आप वस्तु को सुरक्षित रख सकते हैं। और लोहे तथा धातु की वस्तु पर पेंट कर दिया जाता है। तो ये हो गया। एक है विकृत गंधता, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में देख लेते हैं। वायु द्वारा उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधीय हो जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो विकृत, मतलब इसका मतलब होता है कि स्वाद भी बदल जाता है और गंध, स्मेल भी बदल जाती है। जैसे कि नॉर्मल सा आप एग्जांपल देखो, आप कभी चिप्स वगैरह खाना, तो उसमें तो अगर बच जाते हैं तो आप पैकेट ओपन करके रख देंगे तो उसमें सीलन सी आ जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया हो जाती है, तो टेस्ट भी बदल जाता है और स्मेल भी बदल जाती है, ठीक। तो इस क्रिया को, इस घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो संक्षारण और विकृत गंधता बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये समीकरण को संतुलित करना यहाँ पे दिखाया गया, और ये 2023 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये रिएक्शन है, ये ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे बीच में एरो है, ठीक है, एरो है यहाँ पे CO2 और H2, इसको बैलेंस करना है। जैसे एरो लगाओ, यहाँ पे CO2 है और यहाँ पर H2 है, तो ये बैलेंस करने के लिए दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि 6 याद रखना है। इसमें क्या लगता है, 6 यहाँ पे आप 6 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ C6H12 O6 प्लस O2। 1 मिनट को, ये यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो 6 आ जाएगा, 6 O2 इधर और ये एरो इधर बना देती हूँ, CO2 प्लस H2, इधर 6 इधर 6, तीनों जगह 6 लगेगा और ये बैलेंस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे C6 हो गए ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे C के आगे 6 लगा हुआ, तो ये हो गया। जो नीचे होता है इसका मल्टीपल होता है, 6 2 12, तो O कितने यहाँ पे 12 ये हो गए, और O यहाँ पे 6 ये हो गए, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। इसका सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है मैंने, कैसे संतुलित करते हैं वो आप जरूर देखना, ठीक है। तो ये 18 हो गया। अब 18 यहाँ पे कैसे दिखेंगे आप देखो, 6 तो ये रहे और 6 2 12, 6 यहाँ पे लगेगा तो 12 और 6 18 हो गया। तो इस तरीके से ये बैलेंस रहेगा, यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ 6 लगेगा, यहाँ 6 लगेगा, बीच में एरो है, ठीक है। अब ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट HCl है, इसको बैलेंस करने के लिए बोला है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे H कितने 2, तो जितने की कमी हो वही लगा दो, वही इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। ये बैलेंस हो गया पूरा, आप देखेंगे तो पूरा बैलेंस होगा। ये 2 यहाँ पे लगते ही H बराबर हो जाएंगे, Cl तो 2 है ही, तो Cl के आगे देखो ये 2 लगता है ना आगे, तो ये H भी 2 माने जाएंगे और Cl भी 2 माने जाएंगे। नीचे कुछ होता है तो उसका मल्टीपल होता है, जैसे यहाँ पे 2 होता तो 4 हो जाता, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 लगाना है बस। ये देखो N2H2 NH3, बहुत सिंपल है, ये 2 है ये 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते, बैलेंस हो गया। N भी 2 हो गए। H यहाँ पे तो गड़बड़ है, H कितने 3 यहाँ पे पीछे लग रहा है, तो देखो ये लगा हुआ है ना, तो 3 2 6, H यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या करें 3 लगा दें, 3 2 6, ये हो गया। यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे आगे 2 लगेगा, तो ये होगी बैलेंस। ये लास्ट आए हुए इस टाइप से आते हैं, तो आप सेपरेट वीडियो जरूर देखना जो मैंने करवा रखा है। एक ये है, इसमें क्या करना है, H यहाँ पे 2 है, ठीक है।
Cl यहाँ पे 2 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हैं 4, तो 4 करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है। और ये 2 लग जाएगा यहाँ पे, तो H भी 4 हो गए और Cl भी 4 हो गए, तो ये हो गई बैलेंस, सिंपल है। ये इसके सॉल्यूशन भी हैं, ये L है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक टुकड़ा मतलब जिंक धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, क्या होता है जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जिंक धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा। जिंक मतलब Zn। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया था, एल्यूमिनियम धातु को जब तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाएगा तो क्या होगा। तो देख लेते हैं इनके आंसर। एक ये क्वेश्चन है, ये आया तो नहीं है पर अब इसको भी देख लेंगे, आने के चांसेस इस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं इसलिए। इसमें क्या है, सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा। अब क्रिया होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो इसका रीजन देना है, अभी आपको बताती हूँ। ये एक यह है तनु HCl मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें जब जिंक के साथ अब क्रिया करता है तो क्या होता है। तो ये चारों आंसर देख लेते हैं, ABCD। तो पहला क्वेश्चन था, जिंक धातु को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो देखो इसका आंसर, कॉपर की अपेक्षा यहाँ पे जिंक अधिक क्रियाशील है। जब आप ये सक्रियता श्रेणी वाला टेबल याद करेंगे ना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक किससे अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, ये इसका रीजन है। ये वही है विस्थापन वाली अब क्रिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो इसमें देखो ये क्रिया के लिए अधिक क्रियाशील है और कॉपर अलग हो गया, तो पहले का आंसर हो गया कंप्लीट। सेकंड देखो, अधिक क्रियाशील होने का एल्यूमिनियम धातु तनु HCl अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं सारे उससे अधिक क्रियाशील होते हैं, तो एल्यूमिनियम भी क्या करेगी, ये भी इसको अलग कर देगी। तो ये क्या करेगी, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6-2 लगाया गया, ठीक, ये हो गया। तो ये भी हाइड्रोजन को अलग कर देगी, सेकेंड का हो गया। थर्ड देखो, सिल्वर यानी Ag कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है। ये सिल्वर जो है कॉपर से कम एक्टिव है, ठीक है, कॉपर ज़्यादा एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा। इसका सेम ध्यान रखना, जो अधिक क्रियाशील होगा वो तो विस्थापित कर देता है, जो कम क्रियाशील होगा विस्थापित नहीं करेगा। तो सिल्वर कॉपर से कम एक्टिव है तो ये इसको कॉपर को अलग नहीं कर पाएगा विलयन से, इसलिए इसमें कोई भी अपक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है तो यहाँ पे कोई भी अपक्रिया नहीं होगी। ये थर्ड का आंसर हो गया। और फोर्थ क्या है, वही है, जिंक फिर से H2SO4 के विलयन में अगर उसको डालेंगे तो हाइड्रोजन को अलग कर देगा, अभी आपको बता ही दिया था मैंने। तो H2 को यहाँ पे अलग कर देगा क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो ये रिएक्शन बनेगा, ठीक है। जो कम क्रियाशील होता है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो आपको ये चारों आंसर इसमें मैंने करवा दिए। एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका रीजन क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन एक जरूर आता है, इसलिए मैं आपको सारे करवा दे रही हूँ। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के विलयन में डुबाया जाएगा तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, नीला हो जाता है। क्यों, अब यहाँ पे वही कंडीशन है, आयरन मतलब Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये कॉपर धातु को उसके विलयन से क्या विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। तो उससे क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा मतलब FeSO4 बनेगा, जिसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है यानी परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखो इसका रिएक्शन, ये वही है, Fe ने SO4 से क्रिया कर ली, कॉपर अलग हो गया, इसीलिए क्या हो जाता है, इसका रंग भी बदल जाता है, ठीक। जो ये फेरस सल्फेट बना है ये ग्रीन कलर का बनता है, तो इसका भी रीजन आ गया। एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको पहचानो कि कौन उपचेत हो रहा है कौन अपचेत हो रहा है, तो आप इसको ट्रिक से कर सकते हैं। इस तरह से आपको रिएक्शन देगा और पूछेगा कौन उपचेत हो रहा है कौन अपचेत, कैसे पहचानेगा, मैं आपको मैंने रेडॉक्स वाला बताया था ना, उपचयन अपचयन, वैसे ही है, सेम वही है। तो इसकी ट्रिक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो उपचेत होता है, ठीक है। इसमें Na में जुड़ गया तो Na का उपचेत मतलब Na यहाँ पे उपचेत हो रहा है और O2 अपचेत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई यहाँ पे और इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कमी हुई है उसका उल्टा लिख देंगे,
ऑक्सीजन इसमें जुड़ी है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसमें क्या होता है, उपचयत होता है। तो इसमें देखो H2 में जुड़ रहा है O, तो ये H2 उपचयत हुआ। बचा कौन सा, कॉपर। इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो वो होता अपचयत, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा वो होता उपचयत। ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ा होगा उसमें आपको उपचयत ध्यान रखना है। इस तरीके से आप पहचान लेंगे, ठीक है। ये हो गया। आप फटाफट से देख लेते हैं MCQ सारे। फर्स्ट MCQ, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया। तो आप इसमें ध्यान रखने, सिल्वर क्लोराइड क्या यूज होता है इसमें, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये मैंने अभी आपको बताया था, उपचयत वाला क्वेश्चन। ये आपको रिएक्शन दी है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अपचयत हो रहा है, कौन सा उपचयत हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है और C में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है उसमें क्या होगा, अभी आपको बताया तो उपचयत। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीसा यहाँ पे बोला गया PB को, लेड को सीसा बोलते हैं ना। सीसा अपचयत हो रहा है, CO2 उपचयत हो रहा है, कार्बन उपचयत हो रहा है, ठीक है, या फिर लेड ऑक्साइड यानी PbO अपचयत हो रहा है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, ये 2019 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड, या ये सभी। तो इसका आंसर आप इजीली कर लेंगे। O इसमें जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो रहा है, उपचयत, और ये क्या होगा, अपचयत। इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। तो कौन सा टिकलाएंगे, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा वो उपचयत होता है, तो ये हो गया, ठीक है। बराबर से देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। ये देखो इसमें अपक्रिया आपको पहचाना, मैंने इजीली आपको बताया था कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। दो जोड़कर एक बनाए तो वो संयोजन होते, तो ये तो होगा नहीं। ओके, वियोजन मतलब एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। तो यहाँ पे देखो एक तो है नहीं, यहाँ पे कितने हैं, दो, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब द्विविस्थापन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों को रिएक्शन करना था। इसमें यहाँ पे Fe अलग हो गया है बस, ठीक है। Al ने O से क्रिया कर ली तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो एक बार यहाँ पे एक पदार्थ बाहर निकल रहा है, दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी हुई विस्थापन, द्विविस्थापन में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो इसमें ऑप्शन डी हो गया, है ना। ये आप इजीली कर लेंगे। अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटा देगा, हाइड्रोजन से जो अधिक सक्रिय होगा, तो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय यहाँ पे कौन है, सबसे पावरफुल जिंक है। जिंक हटा देगा। अभी आपको बहुत सारी रिएक्शन बताई थी। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, बहुत सिंपल है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये होगा ऑप्शन बी, यही ठीक है इसका। इसको आप देखो इजीली पहचान लेंगे। BnSO4 से क्रिया की, NaCl ने की, दोनों में यहाँ पे हुआ आयनों का आदान प्रदान, तो ये कौन सी होगी, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इजीली आप कर देंगे, ये वाला टिक हो गया इसमें। इसमें देखो कार्बन को ऑक्सीजन से जला रहे हैं तो ये CO2 बनना है, दो मिलकर एक बन रहे हैं, तो ये होगी संयोजन, ठीक। 8th वाला, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 निकलेगी ना, ये इससे क्रिया कर लेगा। तो इजीली आप कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन 9, कौन सी दहन क्रिया, दहन मतलब किसमें, जिसमें ऑक्सीजन, दहन का मतलब जलना, तो जिसमें ऑक्सीजन लगा होगा वही होगी दहन वाली, ठीक है। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन लगा रहा है तो ये हो गया दहन वाला। 10 देखो ये कौन सी अपक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है, एक पदार्थ बाहर निकल रहा है ना, एक बाहर निकल रहा है, एक ही ने क्रिया की है, तो ये होगी विस्थापन वाली। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आएगा उभय अपघटन, ठीक। ये आप इजली कर लेंगे। इसमें चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा अप्रिय विस्थापनीय अपक्रिया है, इसमें हो जाएगा 13 का डी, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कम्युनिटी में भी पूछा हुआ था, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं, ऑक्सीजन भरेंगे तो क्या होगा, सीलन आती है ना, तो कौन सी भरेंगे, नाइट्रोजन। ओके, इस तरीके से आपको कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ये कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये होगा इसका, क्यों, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 2 होती है, तो ये से क्रिया करेगा, ये करेगा, तो ये बन गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला पूछा था तो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, आपको पसंद आया कि नहीं जब वो बताना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा, थर्ड फोर्थ सारा करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।